everyone, this is Simran. Welcome back to your own YouTube channel Ignu E-पाठशाला. I hope you people are doing well. So आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में अपने टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे, दैट इज आपका कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स. हमने डिस्कस किया था एनपीवी मेथड, दैट इज आपका नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड. आई होप आप सभी लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा और आपको टॉपिक भी क्लियर हो गया होगा. अगर आपने अभी तक वीडियो को नहीं देखा है, उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा. लिंक आपको यहाँ पर आई बटन में मैं शेयर कर दूंगी. सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक, हमारी नेक्स्ट टेक्निक, दैट इज प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, जिसको हम इन शॉर्ट पीआई के नाम से जानते हैं. ठीक है, सो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए. बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दिएगा ताकि मैं जब भी वीडियोस का अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपके पास जरूर जाए. तो चलिए बिना किसी देर के हम अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं. लेकिन इससे पहले आप सभी लोगों को आई विश यू ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर एंड आई होप कि ये साल आपके लिए बहुत ही अच्छा हो, आप ग्रोथ की तरफ बढ़ें, आपको सक्सेस मिले और आप अपने पेरेंट्स को प्राउड फील करवाएं. ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को. आज हम डिस्कस करेंगे प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स के बारे में. ठीक है, अब प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स आपका DCF टेक्निक होती है, दैट इज डिस्काउंटेड कैश फ्लो टेक्निक के अंदर आता है आपका प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स. ठीक है, अभी डिस्काउंटेड कैश फ्लो टेक्निक क्या होती है ये ऑलरेडी मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दिया है, तो अगर आपने नहीं देखा है उसको देख लीजिएगा ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी रहे और आगे के वीडियोस आपको अच्छे से समझ में आ जाएं. ठीक है, सो द प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स मेजर्स द रेशियो बिटवीन द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज एंड द इनिशियल इन्वेस्टमेंट. तो प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स क्या होता है, आपका रेशियो होता है. ठीक है, तो रेशियो को जब हम कभी फ्रैक्शन में लिखते हैं तो इस तरीके से लिखते हैं, राइट. अगर कोई चीज़ रेशियो में है तो वो इस तरीके से है और हम इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं. तो प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स बेसिकली आपका क्या है, रेशियो है बिटवीन योर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज एंड द इनिशियल इन्वेस्टमेंट्स. ठीक है, सो द इंडेक्स इज अ यूजफुल टूल फॉर रैंकिंग द इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स एंड शोइंग द वैल्यू क्रिएटेड पर यूनिट ऑफ इन्वेस्टमेंट. अब इन्वेस्टमेंट की रैंकिंग कैसे होती है इसको आज हम डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये क्लैरिटी हो जाएगी कि क्या यहाँ पे स्टेटमेंट बोला जा रहा है. ठीक है, सो द प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स इज ऑल्सो नोन एज द प्रॉफिट इन्वेस्टमेंट रेशियो और द वैल्यू इन्वेस्टमेंट रेशियो और द डिजायरेबिलिटी फैक्टर. तो प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स को हम डिफरेंट नेम से भी जानते हैं, दैट इज आपका प्रॉफिट इन्वेस्टमेंट रेशियो भी कहा जाता है. नेक्स्ट अगर बात करें तो वैल्यू इन्वेस्टमेंट रेशियो और डिजायरेबिलिटी फैक्टर भी कहा जाता है. ठीक है, इसको बेनिफिट कॉस्ट रेशियो भी आपका कहा जाता है. तो इसके डिफरेंट डिफरेंट नेम्स आपको देखने को मिलते हैं. ठीक है, नेक्स्ट बात आती है इसके फॉर्मूले की. तो यहाँ पे रहा आपका फॉर्मूला क्या कहता है, सम ऑफ डिस्काउंटेड कैश इनफ्लोज अपॉन इनिशियल कैश आउटलेज और टोटल डिस्काउंटेड कैश आउटफ्लोज. तो यहाँ पर आपको फॉर्मूला जनरली देखने को मिलेगा, वो क्या होगा, इनफ्लोज अपॉन आउटफ्लोज. ठीक है, ये मैं बहुत ही शॉर्ट में लिख रही हूँ. ठीक है, और कई बार यहाँ पे आपका फॉर्मूला यूज होगा इनफ्लोज अपॉन इनिशियल इन्वेस्टमेंट. ठीक है, ये डिपेंड करता है कि आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है. ठीक है, अब बात करें अगर हम इसके डिसीजन रूल की, तो मैंने आपको ये बताया था जब हमने एनपीवी डिस्कस किया था कि डिसीजन रूल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और आपको सभी टेक्निक्स के डिसीजन रूल पता होने चाहिए. तो पीआई क्या कहता है कि अगर आपका जो पीआई है इट इज़ ग्रेटर देन 1, देन हम वहाँ पे क्या करेंगे, प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट कर लेंगे. अगर हमारा पीआई लेस देन 1 है तो यहाँ पे हम प्रोजेक्ट को या प्रपोजल को रिजेक्ट कर देंगे. और अगर आपका पीआई इक्वल्स टू 1 है तो यहाँ पर एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन किस पर डिपेंड करती है, आपका जो प्रोजेक्ट मैनेजर है उस पर डिपेंड करती है कि वो इसको एक्सेप्ट करेगा या फिर इसको रिजेक्ट करेगा. ठीक है, तो बहुत ही सिंपल है पीआई मेथड. सिंपली क्या बोल रहा है कि एक रेशियो होता है आपके इनफ्लोज और आपके आउटफ्लोज का, या फिर आपके इनफ्लोज और आपके इनिशियल इन्वेस्टमेंट का. ठीक है, अब जल्दी से एक एग्जाम्पल देख लेते हैं कि किस तरीके का क्वेश्चन होता है और हमें किस तरीके से इसको सॉल्व करना होता है, क्योंकि एग्जाम में आपको पीआई का क्वेश्चन देखने को मिल सकता है क्योंकि कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा इसमें नहीं होती है और ये इजी भी है. ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं. यहाँ पे लिखते हैं सॉल्यूशन. तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिया है कि 3 प्रोजेक्ट्स आपको यहाँ पे प्रोवाइडेड हैं जिनके डिस्काउंटेड कैश आउटफ्लोज आपको दिए हैं 5,50,000, 75,000 एंड 1,20,000. ठीक है, फर्दर यहाँ पर आपको जो सम डिस्काउंटेड कैश इनफ्लोज दिए हैं तीनों प्रोजेक्ट्स के वो कुछ इस तरीके से हैं, 6,50,000, 95,000 एंड 1,30,000. तो यहाँ पर आपको निकालना है डिजायरेबिलिटी फैक्टर. अब देखिए यहाँ पर आपको सिंपली ये नहीं लिखा है कि आपको प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स निकालना है, यहाँ लिखा है डिजायरेबिलिटी फैक्टर. तो इसका मतलब ये है
कि आपको इसके ऑल्टरनेटिव नेम्स याद होने चाहिए। ठीक है, यहाँ पे हम तीनों प्रोजेक्ट्स के लिए वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, अपनी कन्वीनियंस के लिए हम प्रोजेक्ट्स को नेम कर लेते हैं। एक है हमारा प्रोजेक्ट ए मान लेते हैं, दूसरा है हमारा प्रोजेक्ट बी और थर्ड है हमारा प्रोजेक्ट सी। ठीक है, जैसा कि मैंने आप लोग को बताया है कि जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे फॉर्मूला पहले लिखेंगे, उसके बाद ही क्वेश्चन को सॉल्व करना है, जैसे हम ट्रेडिशनल वे में हमेशा करते आ रहे हैं। ठीक है, तो फॉर्मूला यहाँ लिख लेते हैं। फॉर्मूला क्या है हमारा, सम ऑफ डिस्काउंटेड कैश इनफ्लोज अपॉन सम ऑफ, ठीक है मैं टाइम सेव करने के लिए इसको कॉमा लगा दे रही हूँ, आप समझ जाइएगा, सम ऑफ डिस्काउंटेड कैश आउटफ्लोज और आपका इनिशियल इन्वेस्टमेंट, अगर जैसा भी क्वेश्चन में आपके गिवन है वैसा फॉर्मूला में यूज करना होता है। ठीक है, अगर यहाँ के क्वेश्चन की हम बात करें तो यहाँ पर आपको आउटफ्लोज और इनफ्लोज ही दिए हैं, तो हम यहाँ पे इनिशियल इन्वेस्टमेंट का कोई काम नहीं है, तो उसको कंसिडर नहीं करना है। ठीक है, सो पहला हमारा दिया हुआ यहाँ पे इनफ्लोज। अब प्रोजेक्ट ए हम मान लेते हैं ये है, प्रोजेक्ट बी ये है और प्रोजेक्ट सी ये है। सिमिलरली ये आपका प्रोजेक्ट ए है, ये हमारा प्रोजेक्ट बी है, ये है हमारा प्रोजेक्ट सी। ठीक है, तो प्रोजेक्ट ए की हम बात कर रहे हैं इनफ्लोज अपॉन आउटफ्लोज। तो इनफ्लोज यहाँ पे दिए हैं आपको 6,50,000 अपॉन 5,50,000। ठीक है, तो यहाँ पर इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 1.18। अब रेशियोज आपके कोई परसेंटेज या किसी भी फॉर्म में नहीं होते हैं, तो आपको इसी तरीके से लिखना है सिर्फ। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं प्रोजेक्ट बी की तरफ। तो प्रोजेक्ट बी में आपको सेम फॉर्मूला लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पर सीधे मैं कैलकुलेशन करके बता देती हूँ। यहाँ पे आपका आ जाएगा प्रोजेक्ट बी में कितना है, 95,000। तो लिखेंगे पहले हम इनफ्लोज दैट इज 95,000 अपॉन आउटफ्लो कितना दिया है 75,000। इसको यहाँ पर आप डिवाइड करेंगे तो ये आपका निकल के आ जाएगा 1.27। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं प्रोजेक्ट सी की। प्रोजेक्ट सी में कितना है आपका इनफ्लो 100,30,000 अपॉन 100,20,000। तो इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 1.001। तो हम अप टू 2 डेसिमल्स एटलीस्ट निकालेंगे। ठीक है, क्योंकि कई बार होगा आप जैसे यहाँ पे देख रहे हैं कि अगर आप अप टू 1 डेसिमल निकालेंगे तो हो सकता है जरूरी नहीं क्लैरिटी मिले कि आपका कौन से प्रोजेक्ट्स में कितना वैल्यू निकल के आ रही है। ठीक है, यहाँ पर मैं डू लिख देती हूँ ताकि आपको याद रहे कि यहाँ पर भी आपको फॉर्मूला लिखना है। ठीक है, अब जो तीनों प्रोजेक्ट्स हमारे आए हैं इसकी वैल्यू हमारे पास आ गई है। अब यहाँ पर आपसे क्वेश्चन ये पूछता है कि आप कौन सा प्रोजेक्ट यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखें तो जो हमारा प्रोजेक्ट बी है इसकी जो पीआई है दैट इज प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स है वो ज्यादा आ रहा है बाकी दो के कंपैरिजन में, राइट। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर हम किसको सेलेक्ट करेंगे, प्रोजेक्ट बी को सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि आपका जो डिसीजन रूल है वो क्या कहता है, सबका डिसीजन रूल याद रखेंगे तो आपको इजी होगा। तो डिसीजन रूल क्या कहता है कि अगर हमारा पीआई ग्रेटर देन 1 है देन हम प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट कर लेंगे, और हमारा अगर पीआई लेस देन 1 है तो हम क्या करेंगे, प्रोजेक्ट को रिजेक्ट कर देंगे। अब यहाँ पर आप कहेंगे कि मैम प्रोजेक्ट तो यहाँ पर एक्सेप्ट तीनों हो सकते हैं क्योंकि पीआई हमारा ग्रेटर देन 1 है, राइट, तीनों ही एक्सेप्ट हो सकते हैं आपके, बट यहाँ पे हमें क्या देखना है कि कौन सा मैक्सिमम है। जैसा हमने एनपीवी में भी देखा था, पॉजिटिव तो सारे आ रहे हैं लेकिन कौन सा चूज करना है जिसमें हमको मैक्सिमम मिल रहा है। ठीक है, तो पीआई भी हम कौन सा सेलेक्ट करेंगे जहां पर हमारी जो वैल्यू है वो ज्यादा आ रही होगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्रोजेक्ट बी सेलेक्ट किया जाएगा। ठीक है, आई होप आपको ये एग्जाम्पल न्यूमेरिकल समझ में आ गया होगा, इससे आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया, प्लस आपको ये भी आइडिया लग गया कि एग्जाम में आपको कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं पीआई से रिलेटेड, और आपको किस तरीके से फॉर्मूले में इन वैल्यूज को पुट डाउन करना है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, डिस्कस कर लेते हैं एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ पीआई। तो पहला एडवांटेज है हमारा दैट दिस मेथड आल्सो यूजेस द कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ मनी। ठीक है, ये भी आपको टाइम वैल्यू ऑफ मनी कंसीडर करता है, इसलिए ये डिस्काउंटेड कैश फ्लो टेक्निक आपकी कहलाती है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है दैट इन द पीआई मेथड सिंस द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज इज डिवाइडेड बाय द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोज, इट इज रिलेटिव मेजर ऑफ अ प्रोजेक्ट प्रॉफिटेबिलिटी। रिलेटिव मेजर क्या होता है,
जहाँ पे आप किसी चीज़ को रेशियोज में डिफाइन करें। तो ये हमने देखा कि पीआई क्या है, एक रेशियो बेस्ड ही मेथड है जहाँ पर हम क्या करते हैं, अपने इनफ्लोज को अपने आउटफ्लोज के साथ डिवाइड करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं लिमिटेशन की तरफ इसकी। तो पहली लिमिटेशन है दैट प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स फेल्स एज अ गाइड इन रिजॉल्विंग कैपिटल राशनिंग वेयर प्रोजेक्ट्स आर इनडिविजिबल। यहाँ पर आपको एक वर्ड देखने को मिल रहा है, इनडिविजिबल। ठीक है, अब इनडिविजिबल प्रोजेक्ट्स क्या होते हैं, डिविजिबल प्रोजेक्ट्स क्या होते हैं, इसको समझ लेते हैं ताकि आपको ये पॉइंट क्लियर हो जाए। देखिए, डिविजिबल प्रोजेक्ट्स क्या होते हैं आपके, कुछ प्रोजेक्ट्स आपके ऐसे होते हैं कि जो कि पूरे कंप्लीटेड होते हैं। ठीक है, और कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे होते हैं जो पार्टली कंप्लीटेड हैं। ठीक है, तो जब हम डिविजिबल प्रोजेक्ट्स की बात करते हैं तो हम ऐसे प्रोजेक्ट्स को भी कंसिडरेशन में ले लेते हैं जो आपके पार्टली कंप्लीटेड हैं। ठीक, लेकिन अगर मैं इनडिविजिबल प्रोजेक्ट्स की बात करूं तो इसमें सिर्फ दो सिचुएशन होती है, या तो एक्सेप्टेंस या तो फिर रिजेक्शन। अगर कोई प्रोजेक्ट हमको कंसिडर करना है तो या तो हम उसको एक्सेप्ट कर लेंगे या तो फिर उसको रिजेक्ट कर देंगे होली। यहाँ पर पार्टली कुछ भी नहीं वर्क करता है। तो प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स यहाँ पे फेल हो जाता है जहाँ पे आपके प्रोजेक्ट्स इनडिविजिबल होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लिमिटेशन है दैट इन कैपिटल बजटिंग सम कॉस्ट आर नॉट इंक्लूडेड इन एस्टिमेटिंग द आउटफ्लोज। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि ये संक कॉस्ट क्या होती है। संक कॉस्ट क्या होती है, वो कॉस्ट जिसको आप ऑलरेडी इनकर कर चुके होते हैं बट उसको रिकवर करना मुश्किल होता है। फॉर एग्जाम्पल, आपके जो एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस होते हैं, ठीक है, मान लीजिए आपने किसी प्रोजेक्ट के लिए एडवर्टीजमेंट किया हुआ है लेकिन आपको नहीं पता है कि एडवर्टीजमेंट करने के बाद तो आपको कुछ बेनिफिट मिलेगा या नहीं मिलेगा, आप प्रॉफिट की तरफ बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे, हो सकता है आपको लॉस हो जाए। ठीक है, तो आप इस एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस को दोबारा रिकवर नहीं कर सकते हैं। इसी तरीके से आपका जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर जो आपने एक्सपेंसेस करे हैं वो भी आपके क्या कहलाते हैं, संक कॉस्ट कहलाते हैं। ठीक है, तो जो हमारे आउटफ्लोज होते हैं उनके अंदर संक कॉस्ट इंक्लूडेड नहीं होती है। अब अगर आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर रहे हैं तो इसमें आपके काफ़ी फंड्स लग जाते हैं, तो हो सकता है कि ये जो आपके फंड्स लगे, ये जो कॉस्ट इनकर हुई, ये ह्यूज है और आप इसको इग्नोर कर रहे हैं, जो कि फाइनेंस टीम के लिए काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। तो ये भी एक बहुत बड़ी लिमिटेशन है आपके पीआई मेथड की। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट के ऊपर, एनपीवी वर्सेस पीआई। देखिए, जो आपका नेट प्रेजेंट वैल्यू है और जो आपका पीआई है, ये एक तरीके से सेम पेज पे चलता है, बट कई बार ऐसा होता है कि जहाँ पर एनपीवी के बेसिस पे हम किसी प्रोजेक्ट को सेलेक्ट कर रहे हैं, हो सकता है हमें पीआई के बेसिस पर उस प्रोजेक्ट को रिजेक्ट करना पड़े एंड वाइस वर्सा। तो एक तरीके से आप कह सकते हैं कि ट्रेड ऑफ चलता है आपका एनपीवी एंड पीआई के बीच में। तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात ये आती है कि हम फिर किस प्रोजेक्ट को सेलेक्ट करेंगे, जिसमें एनपीवी ज़्यादा है या जिसमें पीआई ज़्यादा है। ठीक है, तो इसको समझेंगे हम एक सिंपल से एग्जाम्पल के थ्रू, उसके बाद इसके डिटेल की तरफ आएंगे। ठीक है, यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक फर्म की जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है दैट इज आपका के, वो है आपका 10% और यहाँ पर 2 म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट्स दिए हैं एक्स एंड वाई। अब 2 म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट्स की बात हो रही है, आई होप आपको पता है अब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट्स क्या होते हैं अगर आपने फर्स्ट वीडियो को देखा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको दिया हुआ है ईयर 0, 1 एंड 2। 0 हमारा पता है आपको क्या होता है, इनिशियल ईयर होता है, जो आपका इनिशियल इन्वेस्टमेंट होता है, इसको यहाँ पे कंसिडर किया जाता है। सो आई होप ये विजिबल होगा क्योंकि थोड़े से यहाँ पे जो लेटर्स हैं वो छोटे हैं। मैं यहाँ पर आपको बता देती हूँ, ये प्रोजेक्ट जो एक्स है उसमें दिया हुआ है 1 लाख, देन 80,000 और प्रोजेक्ट वाई में आपका दिया है 70,000, 60,000 एंड 60,000। तो यहाँ पर आपसे बोला गया है कि आपको एनपीवी एंड पीआई को कैलकुलेट करना है। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने आपको बताया कि एनपीवी के अंदर हम क्या करते हैं, सबसे पहले आपका प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर निकालते हैं, जिसको मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है कि कैसे निकाला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम क्या करेंगे, जो हमारे कैश फ्लोज हैं उनको मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि ये हमारे फ्यूचर कैश फ्लोज होते हैं, इनको जब मल्टीप्लाई करते हैं हमारे इंटरेस्ट फैक्टर से तो ये क्या बन जाते हैं, आपके प्रेजेंट वैल्यू बन जाते हैं, प्रेजेंट कैश फ्लोज बन जाते हैं। ठीक है, तो हम प्रोजेक्ट एक्स और प्रोजेक्ट वाई दोनों के लिए सेम काम करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपका एनपीवी आ रहा है 38,800 प्रोजेक्ट एक्स के लिए और प्रोजेक्ट वाई के लिए आ रहा है 34,100। ठीक, अब यहाँ पर अगर हम दोनों प्रोजेक्ट्स को एनालाइज करें तो एनपीवी हमारा किस में ज़्यादा आ रहा है, प्रोजेक्ट एक्स में। तो एनपीवी के अकॉर्डिंग देखें तो प्रोजेक्ट एक्स हमको सेलेक्ट करना चाहिए। ठीक है, आई होप यहाँ तक बात समझ में आ गई। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, तो फॉर्मूला क्या होता है, इनफ्लोज अपॉन आउटफ्लोज। तो यहाँ पर भी यही किया गया है, इनफ्लोज अपॉन आउटफ्लोज करा गया। तो यहाँ पर जो वैल्यू निकल के आई वो आई है 1.39 और यहाँ पर आपका निकल के आया है 1.49। ठीक है, तो प्रोजेक्ट एक्स के लिए आया है 1.39 और प्रोजेक्ट वाई के लिए आया है 1.49।
अब अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स को कंसिडर करेंगे तो यहाँ पर आप कहेंगे कि प्रोजेक्ट वाई को सेलेक्ट करना चाहिए, और एनपीवी में हमने क्या देखा कि जो आपका प्रोजेक्ट एक्स है उसकी वैल्यू ज़्यादा आ रही। तो एक तरीके से आप कह सकते हैं ना ये ट्रेड ऑफ हो रहा है, एक दूसरे को कॉन्ट्रोडिक्ट कर रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या बोला जाता है कि अगर कभी भी ऐसी सिचुएशन आपकी अराइज करेगी तो वहाँ पर हम एनपीवी को कंसिडर करेंगे, ना कि आपके पीआई को, क्योंकि एनपीवी कहीं ना कहीं आपकी जो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन है उसमें हेल्प करता है। और जो फाइनेंस में अगर हम बात करें तो जो बिजनेस उसका मेजर मोटिव क्या होता है, अपनी वेल्थ मैक्सिमाइज करना, ताकि वो शेयर होल्डर्स को ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट्स प्रोवाइड कर सके। ठीक है, यहाँ पर देख लेते हैं क्या लिखा था। सो एज एनपीवी एंड पीआई टेक्निक्स ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट डिसीजंस आर क्लोजली रिलेटेड टू ईच अदर, बोथ प्रोवाइड्स द सेम रिजल्ट एज फार एज एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन डिसीजंस आर कंसर्न। ठीक है, जैसा हमने देखा था एनपीवी क्या बोलता है, ग्रेटर देन 0 है तो वी विल एक्सेप्ट इट, एनपीवी अगर आपका लेस देन 0 है तो वी विल रिजेक्ट इट। पीआई क्या बोलता है, पीआई ग्रेटर देन 1 है तो एक्सेप्ट करेंगे, और पीआई आपका लेस देन 1 है तो हम रिजेक्ट करेंगे। तो आप कह सकते हैं ऑलमोस्ट आपका एनपीवी और जो पीआई है वो सेम पेज पर चलता है, एक्सेप्टेंस दोनों की सेम लेवल पे होती है और रिजेक्शन भी दोनों का सेम लेवल पर होता है। सो दिस इज सो बिकॉज अंडर एनपीवी मेथड अ प्रपोजल इज एक्सेप्टेबल इफ इट गिव्स पॉजिटिव नेट प्रेजेंट वैल्यू, एंड अंडर पीआई मेथड अ प्रपोजल इज एक्सेप्टेबल इफ द प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स इज ग्रेटर देन 1। ठीक, so the PI will be greater than 1 only when the NPV is positive, and hence they give identical acceptance rejection decision. However, in case of mutually exclusive proposals having different scale of investment, that is where the initial investment in the alternative proposal is not the same, the conflict in NPV and PI ranking may occur, जैसा कि हमने अभी पीछे एग्जाम्पल में देखा। ठीक है, तो यहाँ पर सुपीरियर किसको माना जाएगा, आपके एनपीवी को ही माना जाएगा। सो अकॉर्डिंग टू नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड, प्रोजेक्ट एक्स इज एक्सेप्टेबल बिकॉज ऑफ द हायर पॉजिटिव एनपीवी, बट अकॉर्डिंग टू प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स मेथड, प्रोजेक्ट वाई इज एक्सेप्टेबल बिकॉज ऑफ हायर पीआई। Thus there is a conflict in ranking of the two mutually exclusive proposals under this method. So in these circumstances, we would suggest the firm to take up project X, which gives higher NPV in absolute terms, because in doing so, the firm would be able to maximize the wealth of the shareholders. तो मैंने आपको यही बताया कि ऐसी सिचुएशन में क्या करेंगे, हम एनपीवी को ही कंसिडर करेंगे। ठीक है, तो आई होप जितना भी हमने यहाँ पे डिस्कस किया आपको ये क्लियर हो गया होगा। आज का हमारा सेशन यहीं तक था, मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में एंड नेक्स्ट टेक्निक को डिस्कस करेंगे। ठीक, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मैं जब भी वीडियोस को अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास ज़रूर जाए। अपने फीडबैक देना मत भूलिएगा और वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय, टेक केयर।